अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अली अमीन गंडापुर जिन्हें पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि उनके अब भी बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। वो अब भी बानी पीटीआई की मुश्किलात को कम करने के लिए सरगर्म है, जिसका सीधा सादा मतलब ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से इसलिए हटाया गया ताकि वो सिर्फ बैकडोर राब्तों पर फोकस करके तहरीक इंसाफ को तूफान के बीच मंझधार से निकाल सके। गो कि ये खबर भी सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात संगीन नौयत इख्तियार कर चुके हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई केपी के 3 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। एक ग्रुप को अली अमीन गंडापुर, दूसरे ग्रुप को आतिफ खान और असद कैसर और तीसरे ग्रुप को जुनैद अकबर लीड कर रहे हैं। और इन इख्तलाफात की आग को बुझाने के लिए तहरीक इंसाफ केपीके की तंजीम नौ का फैसला कर लिया गया है, लेकिन इख्तलाफात से हट कर अली अमीन गंडापुर अब भी बानी पीटीआई के लिए मुक़्तदरा से राब्ते में है और वो खुद इस हवाले से मानी खेज इंकशाफात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को नरनीगाला या वज़ीर आला हाउस मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई। एक बार 80%, दूसरी बार 99% मामला तय पा गए। अब बानी पीटीआई तो कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट होने की पेशकश की गई और सियासी हलकों में भी इस बात की बाज़गश सुनाई देती रही। और अब अली अमीन गंडापुर, जिनका शुमार बानी पीटीआई के करीबी साथियों में होता है, वो भी इस पेशकश की तस्दीक कर रहे हैं। साथ वो संगजानी के मकाम पर एहतजाज करने की सूरत बानी पीटीआई को मिलने वाले मुमकिन रिलीफ के हवाले से भी बड़ा दावा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपने इंकशाफ में कहते हैं कि पैगाम था कि एहतजाज ना करे, इससे लड़ाई होगी, नुकसान होगा। संगजानी जाने पर बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ की इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई थी। अब 26 नवंबर के एहतजाज के वक्त भी तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी था और अब भी ये सिलसिला जारी है। अली अमीन गंडापुर ये दावा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई और दीगर इसीरान की रिहाई पर बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ रोज में शायद मामला तय पा जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा और बैकडोर राब्तों की तरदीद कर चुके हैं। ऐसे वक्त में जब अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंटली राब्ता हो रहा है, राब्ता जारी है, बातचीत चल रही है, बैकडोर मामला यानी बैकडोर चैनल ओपन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताद्दिद रहनुमा इसकी तरदीद कैसे कर चुके हैं? अब सवाल यह भी है कि अगर बैकडोर राब्तों में मस्बत पेशरफ्त हो रही है तो फिर बानी पीटीआई को आर्मी चीफ को खत क्यों लिखना पड़ा? इस खत से ये तासुर बन रहा है कि बानी पीटीआई आर्मी चीफ से एनआरओ मांग रहे हैं, जबकि दिलचस्प बात यह है कि सिक्योरिटी ज़राए ने ऐसे किसी भी खत के मिलने की तरदीद कर दी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए के बकौल खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की गई है। एस्टैब्लिशमेंट पहले ही वाज़ेह कर चुकी कि पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। अब सिक्योरिटी ज़राए तो ऐसा किसी खत मिलने की तरदीद कर रहा है, जिसके बाद ये तासुर बन रहा है कि शायद बानी पीटीआई ने खत के मंदरजात सिर्फ मीडिया के सामने रखे, जबकि इस खत को आर्मी चीफ के पास नहीं भेजा गया। या दूसरा पहलू ये हो सकता है कि आर्मी चीफ इस खत को पढ़ना नहीं चाहते और आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदाए फ़ौज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। और इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती और भारतीय फौजी क़यादत की हालिया आकबत नादेश और इश्ताल अंगेज़ बयानात का भी सख्त नोटिस दिया गया, लेकिन सियासी उमूर पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई और ना इस खत पर कोई गुफ्तगू हुई है। अब इस सब का मतलब ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पीटीआई के लिए पहले की तरह सख्त रवैया मौजूद है। अब सिक्योरिटी ज़राए से तरदीद के बाद बैरिस्टर गौहर कि उन्होंने अब तक ये खत पढ़ा, ये देखा नहीं। बहरहाल आर्मी चीफ को खत लिखने पर हुकूमत तहरीक इंसाफ पर तंज के नश्तर बरसा रही है। मलिक अहमद खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ 3 साल से इदारों के साथ महाजराई करती रही और कहती रही है कि इदारों का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो अपने लिए फिर से इदारों को कह रही है कि वो सियासत में अपना किरदार अदा करें। हुकूमती वज़रा तहरीक इंसाफ को एक तरह से यू टर्न लेने का ताना दे रहे हैं, जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी बानी पीटीआई के इस खत पर शेर के जरिए तंज का इजहार करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि खत लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत की जानिब से होने वाली इस तनकीद पर अपनी दलील कुछ यूँ दे रहे हैं कि क्योंकि बानी पीटीआई को मुल्क की फिक्र है, वो समझते हैं कि अवाम पाक फौज के बगैर कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो कशीदगी को ख़त्म करने के लिए अपील कर रहा है। अब मजबूरी तौर पर तहरीक इंसाफ की सियासी चालों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। एक तरफ वो बैकडोर राब्तों को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है तो वहीं वो सड़कों पर आकर हुकूमत और इदारों पर अपना दबाव डालना चाहती है, वो भी ऐसे वक्त में जब फरवरी के महीने में पाकिस्तान में अहम इवेंट्स होने वाले हैं। फरवरी में यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान के लिए जीएसपी प्लस स्टेटस का जायजा लेने का इम्कान है। दूसरी जानिब 8 फरवरी को लाहौर में दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी तरह फरवरी के दूसरे हफ्ते में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के तयशुदा दौरे पर आ रहे हैं और फरवरी के तीसरे हफ्ते में चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहे हैं। इतने अहम इवेंट्स रवा माह पाकिस्तान में होने वाले, ऐसे में सियासी अदम इस्तेहकाम इन इवेंट्स पर असरअंदाज हो सकता है। तहरीक इंसाफ का माजी देखें तो इसने कई अहम मौके और इवेंट्स पर एहतजाज की कॉल दी है ताकि वो हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मुतालिबात मनवा सके और अब एक बार फिर
कुछ ऐसा ही करना चाहती है। इसलिए तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो अपने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर हमेशा तरजीह देती आई। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि वो तहरीक इंसाफ को इंगेज करके एहतजाज का रास्ता रोक सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 फरवरी का एहतजाज रुकवाने के लिए हुकूमत के PTI की आला क़यादत से बैकडोर राब्तों का इंकशाफ हुआ और PTI को मुज़ाकरात की बहाली के ज़मन में पेशगी तौर पर अहम पेशकश भी कर दी है। इस वक्त नईम हैदर पिछौता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब के जो इंकशाफात हैं वो आपने भी देखे और सुने होंगे। वो ये राज मुनकशफ कर रहे हैं कि एक राब्ते में कोई 80% काम हो गया, दूसरे में 90% प्लस काम हो चुका, इंगेजमेंट हो रही है, बातचीत हो रही है और उस नहज पर पहुंच चुके हैं जहाँ कोई ब्रेक थ्रू होगा। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये बात हो किससे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अली अमीन गंडापुर साहब? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। देखिए, एक मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप साहब हो या उसके अलावा लीडरशिप हो या वर्कर्स हो या कोई बंदा भी बात करता है, एक प्रोपेगेंडा किया है। मैं तमाम आपको जवाब दे, पाकिस्तान साहब अगर पहले दिन भी मुज़ाकरात के लिए किसी के साथ बैठी तो इस वजह से बैठी, इस मुल्क की खातिर बैठी। अब दूसरी बात यह है कि जहां आप बात है, खान साहब ने जो लेटर लिखा है जिसकी तरफ इशारे भी किए जा रहे हैं या दीगर रहनुमाओं की जो स्टेटमेंट है वो दी जा रही है कि मुज़ाकरात जब भी आपकी बातचीत या कोई मामला चल रहा है तो मैं क्लियर रखूं कि हमारी कोई बात भी है या कोई मौका भी है तो आवाम के सामने, कौम के सामने, हर एक के सामने होगा। ये नहीं होगा कि कोई नहीं बिजा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि गंडापुर साहब कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ISPR की प्रेस रिलीज आती है, वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, बात करनी है हुकूमत से करें। तहरीक इंसाफ के मुताबिक रहनुमा तरदीद करते हैं कि बैकडोर राब्ते, जैसे आप कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो 90% काम मुकम्मल कर चुके हैं और वो कहते हैं कि ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच गए, ये बात किससे कर रहे हैं सर? देखिए, सिक्योरिटी मामला के ऊपर अली अमीन साहब की मुख्तलिफ मीटिंग होती हैं, मुख्तलिफ बैठक होती हैं और वहाँ पर अगर किसी टाइम के ऊपर या किसी जगह पर, जैसे लास्ट टाइम गौर साहब भी मौजूद थे और बातचीत हुई, जिसकी गौर साहब ने तायद भी की और खान साहब ने भी जिक्र किया। और डेफिनेटली गौर साहब की मुलाकात का मतलब यही है ना कि उसके अंदर पोलिटिकल बात भी है, इस वजह से उन्हें बुलाया गया, ये ऐड किया गया। अदरवाइज सिक्योरिटी के मामला की हद तक अली अमीन खाली अकेली मीटिंग करते हैं। तो कोई अगर इनकार करे तो वो एक उनका ऑफिशियल एक बाहर मौका दे रहे हैं कि ऐसी हम किसी मामले के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे या हमारी कोई सियासी मुदाखलत नहीं है। लेकिन जो लेटर है जिसके 6 नुकात हैं वो बड़े वाज़ेह कर रहे हैं कि आपने क्या क्या किया है, और 6 नुकात मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो कोई बात बचती नहीं है। आपकी इस वक्त पोजीशन क्या है? बातचीत हो रही है एस्टैब्लिशमेंट से या नहीं हो रही? मेरी जो इन्फॉर्मेशन है या मेरी हद तक, जब खान साहब से साथियों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारी कोई बात नहीं, कहीं पर कोई मीटिंग ये नहीं नहीं हुई। हाँ, अगर अली अमीन साहब जो है, क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला है तो उनकी वैसे भी कोऑर्डिनेशन होती है, वफाक से भी होती है, उनके साथ भी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो मामला चल रहे हैं अगर उनकी किसी जगह पर हो रही है या कोई चीज होती है तो वो डेफिनेटली कौम के सामने ये नहीं हो सकती। यानी बैकडोर राब्ता तो हो रहा है ना फिर? नहीं भाई, बैकडोर यानी राब्ता तो चल रहा है। देखिए, अली अमीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है तो मैं तो उसी के तनाज़ुर के अंदर आपको जवाब दे रहा हूँ। लेकिन जो कहीं पर मुलाकात की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खान साहब से जब सवाल किया गया था तो खान साहब ने जो मौक़िफ़ दिया था वो भी मैंने सामने रख दिया। और अगर ये अली अमीन की अगर गुज़श्ता 1-2 दिन में, 4 दिन में बात मुलाकात हुई है तो वो मेरा ख्याल में उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर ये तो नहीं कहा कि मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर बात की है कि बातचीत हो रही है। तो डेफिनेटली उनकी बात अगर किसी के साथ हुई है तो वो उन्होंने मौक़िफ़ अपना दिया है। लेकिन ये कह देना कि कोई छुप के या कोई डील करके या भाग के या कोई वाशरूम के अंदर या डिग्री का मामला, तो बिल्कुल नहीं होगा। जो भी बात होगी मुल्क की खातिर होगी। हम तो एहतजाज जो है वो करने जा रहे हैं। तो सर बरमला, इस बात का इजहार करना चाहिए ना कि हुकूमत के साथ आपने बातचीत खत्म की, हुकूमत के साथ बात का फायदा कोई नहीं है, बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि सिक्योरिटी ज़राए से आज ये खबर सामने आई कि जो ख़त खान साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लिखा वो ट्विटर पर तो शेयर हो गया, एक्स हैंडल पे तो शेयर हुआ है, लेकिन हम तक कोई ख़त नहीं पहुँचा, हमें मौसूल नहीं हुआ और ना ही हमें आपका कोई ख़त पढ़ने में दिलचस्पी है। देखिए, जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक डेफिनेटली उन्होंने, मैंने पहले भी गुजारिश की कि एक लोगों में असर ही आए कि वो गलत ना जाए या
उनका मौका भी यही जाए कि वो पॉलिटिकल नहीं इन्वॉल्वमेंट रखते। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते? ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उठाना, अगवा करना, रिगिंग, 547 वालों को जिताना, पीक एक्ट 26वीं तरमीम लाना, ये बगैर कैसे उनके मुमकिन? नहीं, ये जो खत है ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को डिस्पैच किया है आपने, कहीं भेजा है ये GHQ गया है खत, या सिर्फ एक्स हैंडल पे शेयर करके जो कहा जा रहा है तासुर है कि ये सिर्फ ड्रामा ही है, ये सिर्फ एक्स हैंडल पे शेयर किया है, खत किसी जगह डिस्पैच नहीं हुआ है और ना कोई मौसूल हुआ है? देखें, बात यह है ना कि आप उस खत के नुकात पढ़ें, उस खत के अंदर लिखा क्या है, उस खत की वजह क्या है, खान साहब ने भेजा क्या है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कह देता हूँ कि अगर लेटर उन्हें रिसीव नहीं हुआ या हमारी तरफ से नहीं लिखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल, और हमारी तरफ से एक ट्वीट आ गया या हमारी तरफ से एक पैगाम आ गया या हमारी तरफ से हमारी तरफ से एक बात आ गई है, तो मेरे ख्याल में एक बात कह देना, उसके अंदर नुकात पेश करना, तो वही लेटर है। अब उसके अंदर कौन लेटर के ऊपर कोई समात होनी थी, फैसला होना था। हमारा एक मौकफ है जो खान साहब मौकफ रखते हैं, वो उन्होंने मौकफ शेयर किया, उन्होंने अपनी तरफ से एक राय दी कि ये किया गया है और फौज और अवाम के दरमियान इस वजह से खला है कि आपका फोकस इन चीजों पे है। तो लिहाजा फौज को अवाम के साथ अगर आप चाहते हैं कि वो रहे मिले, तो हम तो चाहते हैं कि लास्टली नहीं पिजादा साहब, तासुर तो ये उभर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एट दिस पॉइंट इन टाइम एस्टैब्लिशमेंट्स की तरफ ही देख रही है, उसी से मदद मांग रही है और वहीं से एक्चुअली NRO चाहती है। ये तासुर दुरुस्त है? समझ नहीं आई आपकी बात की। तासुर ये है सर कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही आप देख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से ही मदद मांग रहे हैं और उसी से NRO की चाहत है, तो NRO चाहिए PTI को एस्टैब्लिशमेंट से? देखिए, NRO से मैंने पहले गुजारिश की है कि वो नवाज शरीफ की तरह करके होते हैं। इमरान खान ने गोलियां खाई हैं, इमरान खान जेल में है, उनकी जेल में है, तमाम पार्टी को आप उसके ऊपर क्रैकडाउन किया है। हमारे 1200 से ज्यादा वर्कर्स अभी जेल में है, मिलिट्री कस्टडी के अंदर है। लाइन गालिबन डिस्कनेक्ट हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया नईम पिजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अदालती फ्रंट पे जो चल रहा है और एक रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, पहले 5 जजेस ने रिजर्वेशन शो किया, आज रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने कर दी है। सारे मामले को टेकअप करेंगे। एक तरफ अदलिया में ऐसे आम केसेस ज़ेरे समात हैं जिनके फैसले मुस्तकबिल में मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरतब करेंगे, और दूसरी जानिब अदलिया में बढ़ती वाज़ेह तकसीम है जो अदालती निज़ाम की बुनियादों पर लर्जा तारी किए हुए है। जजेस साहिबान इख्तियारात के हुसूल के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं, और इस कशीदगी को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम हुकूमत पर लग रहा है कि वो अदालती मामलात को अपने हक में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को जो अपने ज़ेरे तसल्लुत लाए हुए हैं वो उनके फंक्शंस को खुद कंट्रोल कर रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से शुरू होती हुई इख्तियारात की जगह मुल्क भर की हाई कोर्ट्स तक फैल रही है, यहाँ तक कि वकला तंजीमें भी आपस में तकसीम नजर आ रही हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तकर्रुर और तबादले के बाद ये तकसीम और भी गहरी हो रही है। जजेस के इन तबादलों और तकर्रियों पर सवालिया निशान लग रहे हैं और इसको हुकूमत का बदनीयती पर मबनी इकदाम करार दिया जा रहा है। अब ये अंदाजे, ये कयास आराइयाँ हो रही हैं कि जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को लाकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर 6 जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत पर खत लिखा, जिसके बाद अदलिया में महाजराई की कैफियत बढ़ी, और बकौल जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के जजेस के इस खत ने ही हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम पर मजबूर किया। बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस साहिबान काम से रोकने पर एक दूसरे पर एतराज़ात उठाते नजर आ रहे हैं, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन तकर्रियों के फौरी बाद इंतजामी तौर पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ी तब्दीलियां भी कर दी, और इन तब्दीलियों के तहत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया है, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को हटाकर जस्टिस आजम खान को सेशन कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस जिन्होंने इन तकर्रियों पर सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस को खत लिखा, अब उन्होंने एक बार फिर इस मामले को उठा दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ जो रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये भिजवा दिए रिप्रेजेंटेशन, और अब इस मामले के ऊपर ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा और इस रिप्रेजेंटेशन का जवाब और इसका अप्रोप्रिएट फॉरम क्या हो सकता है, बात करेंगे। इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून शाह खावर साहब ने मैं ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले जजेस साहिबान ने ख़त लिखा, चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा, मुतनब्बे किया, अब जब ये तकर्रियाँ, ये ट्रांसफर्स हुई हैं तो फिर रिप्रेजेंटेशन इशू कर दिए, और वो ये रिजर्वेशन शो कर रहे हैं कि देखिए हमें ट्रांसफर्स के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, सीनियरिटी के ऊपर एतराज़ है कि जिन जजेस को ट्रांसफ़र किया गया है वो सीनियर नहीं हो सकते, वो वहीं से
जो है वो बिगिनिंग करेंगे, ओथ वहाँ से लेंगे और उसके बाद वो सबसे जूनियर तस्वुर किए जाएंगे। तो क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? असल में बात यह है कि ये जो जजेस की ट्रांसफ़र है हाई कोर्ट की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ये आर्टिकल 200 है जिसमें पूरा तरीक़ाकार जो है वो लिखा हुआ है। उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स तो बिल्कुल पूरी हुई हैं जो कि ट्रांसफ़र्स जो 3 जज साहिबान हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। लेकिन आर्टिकल 200 जो है वो इस बारे में खामोश है कि वो जो जज किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र होंगे तो वो क्या वो उनकी सीनियरिटी वहीं से काउंट होगी जहाँ से वो अपॉइंट हुए थे अपनी हाई कोर्ट में, और वो जो ऑलरेडी वहाँ पे जजेस हैं जो एक सीनियरिटी का एक उनकी एक लिस्ट इशू हुई है, तो वो उसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में अगर जज साहिबान ने अगर कोई रिप्रेजेंटेशन की है या वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी सीनियरिटी का जो आर्टिकल 200 के तहत जो इंटरप्रिटेशन बनती है या जो रूल्स के मुताबिक वो फिर उसको डिटर्मिन कर देंगे। तो आपको याद होगा कि कल ही जस्टिस सैयद अफरीदी साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जर्नलिस्ट की एक इनाग्रेशन में जो है जो सुप्रीम कोर्ट बार के जर्नलिस्ट है उनकी एसोसिएशन है, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि जो सीनियरिटी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो उसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि जब वो मामला हमारे पास आएगा तो हम उसको आइन कानून और रूल्स के मुताबिक तय कर देंगे। तो यकीनन उनकी अगर ये रिप्रेजेंटेशन है और ये एम्बिग्विटी है तो इसको ज़रूर दूर होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा सर, जस्टिस याह्या अफरीदी ने तो जजेस की ट्रांसफ़र को एंडोर्स किया कि ये जो कुछ हुआ है वो दुरुस्त हुआ है, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि कुछ प्रोसीजर्स हैं जो अडॉप्ट नहीं किए गए और उस जिस तरीके से होना चाहिए था वो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में जब इस पर डेलिब्रेशंस होंगी या प्रॉपर फोरम पे ये सब बता दीजिएगा, जो रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर है इसका मतलब इनफैक्ट क्या है, ये किस फोरम के ऊपर जाके ये मामला एड्रेस होगा? देखिए ये तो या तो क्योंकि अब ये जो अभी लिस्ट है सीनियरिटी की वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने वो तो जारी करती है, तो वो रिप्रेजेंटेशन तो जाहिर है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी, वो ही फिर इसका मुनासिब फोरम है जो कि इस चीज़ का तयन करेगा। लेकिन मैंने ये जो पहले आप जैसे फरमा रहे हैं, मैं भी इस बात पे तो कायल हूँ कि जो उनकी ट्रांसफ़र हुई है वो आर्टिकल 200 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऐन मुताबिक हुई है। और ये जो जज साहिबान हैं अभी आपसे मुझे पता चला कि वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने भी ये कहा है कि हमें उनके जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके तबादले पर कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ हम ये क्लेम करते हैं कि हम अपनी सीनियरिटी जो जजेस ऑलरेडी हैं वो मेंटेन होनी चाहिए और जो ट्रांसफ़र शुदा जजेस हैं उनको उनके बॉटम पे होना चाहिए। तो अगर ये उनकी ये ख्याल है और जिसकी जो इंटरप्रिटेशन या वजाहत चाहते हैं तो वो तो यकीनन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कर सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कर सकते हैं और इसको जुडिशल साइड पे भी देखा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी फिर ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी आ सकता है, आप यही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि दूसरी तरफ से माजी के नज़ायर भी पेश किए जाते हैं कि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफ़र हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर भी बराजमान हुए, यानी ट्रांसफ़र के बाद चीफ जस्टिस बने। तो ये दे के एक जस्टिफिकेशन दी जाती है कि माजी में ये होता रहा है, तो इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। देखिए उसमें अगर आप ये देखें कि जब 2010 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट आया और ग़ालिबन जनवरी 2011 में जो है वो कुछ तकर्रियाँ हुई थी, वो फिर लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो जज साहिबान को डायरेक्ट यहाँ पे इस्लामाबाद लाया गया था और उनको फिर जो है वो सीजे भी बनाया गया था। तो ग़ालिबन वो आर्टिकल 200 के तहत नहीं हुई थी, वो चूँकि फ्रेश अपॉइंटमेंट्स थी, नई हाई कोर्ट थी, तो उसमें उस वक्त जो है चूँकि एक आइनी और कानूनी रिक्वायरमेंट वो ये थी, और जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट भी ये कहता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तमाम सूबों में से और अदर टेरिटरीज़ जो है वो ICT में से जो है वो जजेस लिए जाएंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि जो पहली अपॉइंटमेंट्स थी वो तो लाहौर हाई कोर्ट से ही आई थी, उसके सीजे भी आए थे। लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 200 का है, उसकी इंटरप्रिटेशन अगर या उसमें कुछ अभाव मौजूद है तो वो यकीनन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इनका जो ख़दशात हैं उनको दूर होना चाहिए
और आइन और कानून और जो रूल्स हैं उनकी रोशनी में सीनियरिटी का जो है वो ज़रूर तयन होना चाहिए। अच्छा शाह खबर साहब, अब एक तासुर उभर रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एग्जेक्टिव ने अपनी पसंद के जजेस लगा के जो है कंट्रोल करने की कोशिश की है, अब उसी तरह हाई कोर्ट्स के अंदर भी हो रहा है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि ये ऐसे हम डायरेक्टली ये कोई ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं कि इस अरेंजमेंट से जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो बालादस्त हो गई है और जुडिशरी ज़ेर दस्त हो गई है। बेसिकली ये था कि जो 18वीं तरमीम थी उसमें भी एक चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया था। जैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान था वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए और था और जो हाई कोर्ट के लिए उसकी कंपोजिशन और थी, लेकिन उन दोनों सूरतों में जो जुडिशल साइड से जो जजेस थी उनकी तादाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़्यादा थी। अब उनकी जो तकर्रियाँ हैं वो फिर एक पार्लिमानी कमेटी जो थी जो 18वीं तरमीम के ज़ेर तहत आई थी, जिसमें 4 सेनेटर्स और 4 MNAs थे, उन्होंने फिर उसकी वेटिंग करनी थी और वो किसी भी नॉमिनेशन को डिक्लाइन कर सकते थे 3/4 मेजॉरिटी के साथ। अगर वो 8 हैं तो उसमें से 6 जो हैं अगर रिकमेंड कर दें कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन को जो है वो किसी वजह से डिक्लाइन कर रहे हैं तो उसकी तकर्री नहीं हो सकती थी। तो एक ऐसा दौर आया बीच में, उसका मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, कि जिसमें जुडिशल जो पार्लिमानी कमेटी थी आइन में जो दी गई है, उन्होंने जुडिशल कमीशन की कुछ अपॉइंटमेंट्स जो थी जो लाहौर हाई कोर्ट की थी उनको उन्होंने डिक्लाइन किया था, उनको मंजूरी नहीं दी थी, जिसको फिर उन जज साहिबान ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया। वो गालबन मुनीर भट्टीज़ केस है। तो उसमें फिर जुडिशल साइड से हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इंडोर्स किया कि जो पार्लिमानी कमेटी है वो बालादस्त नहीं हो सकती जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं। तो उसके बाद फिर वो जो पार्लिमानी कमेटी का जो रोल था वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गया था और सिर्फ डाखाना बन के रह गया था कि उन्होंने वहाँ जाना है और उसके बाद वो जो रिकमेंडेशन दें या ना भी दें तो 15 दिन के अंदर अंदर उसके बाद जो है वो समझा जाता था कि वो तकर्री हो गई है। तो उसको बैलेंस करने के लिए 26वीं तरमीम में उन्होंने जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसी में ही पार्लिमानी कमेटी या पार्लियामेंट के अरकान को ज़म कर दिया और उसके नतीजे में अभी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अददी लिहाज से उसमें अदलिया के जो लोग हैं वो कम हैं और बाकी ज़्यादा हैं। उसमें सिर्फ सारे पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल भी हैं, वकला के नुमाइंदे भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, जिससे उसकी हैयत जब लेकिन सर उससे आप देख लेना कि अददी बर्तरी यूं लगता है हासिल हो गई है एग्जीक्यूटिव को जुडिशल कमीशन के अंदर। हाँ, अगर आप इस अददी लिहाज से देख लें तो फिर ये बिल्कुल यकीनन कहना दुरुस्त होगा कि इस वक्त अगर जुडिशरी से हट के जो मेंबरान हैं अगर वो एक साइड पे हो जाएं तो फिर उनकी बर्तरी जो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले दिनों में ये जो खतो किताबत हो रही है, ये जजेस की ग्रीवेंसेज हैं, वो इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की हूँ या यहाँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और उनके साथी जजेस की हूँ, आपको लगता है कि बढ़ेंगी या एड्रेस हो जाएंगी? मेरा ख्याल है कि ये वक्त के साथ साथ एड्रेस हो जाएंगी चीज़ें। उसकी वजह यह है कि जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिनके अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके भी स्टेक्स इन्वॉल्व थे, जस्टिस मंसूर अली शाह की मैं बिल्कुल बरमला बात करूँगा। बड़े ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाने वाले सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन उनके ख्वाब उनकी मौत की सूरत रेजा रेजा हो जाते हैं, क्योंकि डंकी के जरिए जाने वाले कई लोग हादसों की नज़र होकर अपनी जानें गंवा बैठते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दुश्वार गुजार सफ़र जान का ख़तरा, अपनों से दूरी और कई मुश्किलात पर मबनी इस डंकी के सफ़र को इख्तियार करने वालों की तादाद में हर साल इजाफा क्यों हो रहा है। तो इस हवाले से आलमी बैंक की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल गुर्बत की शरह गुज़श्ता बरस 40.2 से बढ़कर 40.5% तक पहुँच चुकी है। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि मुल्क में गैर मुस्तहकम मईशत, सियासी अदम इस्तेहकाम, बढ़ती भूख, अफलास और बेरोज़गारी के सबब नौजवान मायूसी का शिकार हो रहे हैं। इस मायूसी के बायस नौजवान लाचार होकर डंकी के खौफनाक रास्ते को अपनाते हैं। दूसरी जानिब डंकी लगवाकर गैर कानूनी तौर पर यूरोप मुंतकिल होने और वहाँ सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने वाले ये एजेंट भी इन नौजवानों से लाखों रुपए वसूल करके उन्हें मौत के सपुर्द कर देते हैं। अब डंकी जाने वाला मुसाफिर की कश्ती को एक ऐसा ही हादसा 15 जनवरी को मराकश में पेश आया था, जहां कश्ती वाक़े में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आई थी और अब ताज़ा पेशरफ्त के मुताबिक
मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और सिफारती ज़राए के मुताबिक 13 लाशों की शनाख्त पाकिस्तान से साबित हुई है। जिन लाशें है उसमें सुफियान अली वल्द जावेद इकबाल, सज्जाद अली वल्द मोहम्मद नवाज़, रईस अफजल मोहम्मद अफजल और इसी तरीके से जो है मोहम्मद बनारस, मोहम्मद वकास वल्द सनाउल्लाह, मोहम्मद अकरम वल्द ग़ुलाम रसूल, मोहम्मद अरसलान खान और रमज़ान खान, हामिद शब्बीर वल्द ग़ुलाम शब्बीर, कैसर इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल, दानिश रहमान वल्द मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सजावल वल्द रहीम दीन, शहजाद अहमद वल्द विलायत हुसैन और एहतशाम वल्द तारिक महमूद शामिल हैं। और इस बात से ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि पाकिस्तान से हर साल डंकी लगाने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और ये एक खौफनाक अमर है। अगर इसको ना रोका गया और ख़ास तौर पे उन एजेंट्स के गिर्द घेरा तंग ना किया गया जो ये मकरूह धंधा कर रहे हैं, तो हर साल बहुत से लोग लुक़मा अजल बनते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मेगा इवेंट के इनेकाद का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे इसकी तैयारियां भी उरूज पर दिखाई दे रही हैं। पीसीबी इस बात को यकीनी बना रहा है कि स्टेडियम में मैच के दौरान शायकीन क्रिकेट मैच से भरपूर लुत्फानंदोज हो सकें। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 के लिए शानदार लाइट शोज़ की मनसूबाबंदी कर ली है। दरहकीकत चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इसके वेन्यूज़ पर वसी लाइट शोज़ का मनसूबा बनाया गया है। फ्लड लाइट सिंक्रोनाइजेशन और कोरियोग्राफी टेस्ट पहले ही कज़ाफ़ी स्टेडियम में कराए जा चुके हैं, जो रावलपिंडी, कराची और लाहौर में शायकीन के लिए एक दिलकश जो है वो बसरी तजर्बे को यकीनी बनाएंगे। और इन लाइट शोज़ की मनसूबाबंदी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की शानदार तैयारियों की अक्कासी और ये स्टेडियम के तजर्बे को जदीद बनाने और पाकिस्तान में शायकीन के लिए आलमी मयार की तफरीह फराहम करने की जानिब एक अहम कदम भी है। दूसरी जानिब ये खबर भी सामने आई है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल्ड पाक भारत मैच के टिकट्स भारी कीमत में फ़रोख्त हुए हैं। खबर के मुताबिक ये टिकट्स 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुए हैं और कहा जा रहा है कि पाक भारत मैच के टिकट 1 घंटे में फ़रोख्त हुए और इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर मैचेस के टिकट्स की भी हैरानकुन फ़रोख्त हुई है। दुबई में तमाम मैचेस के टिकट्स 88.55 मिलियन दिरहम में फ़रोख्त हो चुके हैं और अब पाकिस्तान तकरीबन 3 दहाइयों में अपने पहले आईसीसी इवेंट की मेज़बानी के लिए कमर बस्ता है और पीसीबी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो आलमी सतह के टूर्नामेंट और शायकीन के आला तजर्बे को यकीनी कोई कसर उठा नहीं रखेगा और वो इस हवाले से हर मुमकिन इक़दाम भी उठा रहा है, जिससे बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट की मेज़बानी में पाकिस्तान अपने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़कर मुखालिफिन के मुंह बंद कर देगा और दुनिया को इसकी मेज़बानी पर नाज भी होगा। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।